हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है और आज की इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। दरअसल इन्फ्लेशन स्कूली समय से ही सभी बच्चों के लिए एक परेशानी का विषय बना रहता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इन्फ्लेशन के अंदर अपने अवधारणा ही स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी यह ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को अच्छे से समझें, क्योंकि इन्फ्लेशन केवल स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे ही नहीं, हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और परीक्षाओं में प्रश्न आते ही रहते हैं। हाल ही में भी कुछ परीक्षाएं हुई हैं जिनमें इन्फ्लेशन से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। तो चलिए अब बिना देर किए हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज की क्लास के अंदर हम इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उन प्रकारों को भी जानेंगे। और इसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम इसके जो प्रभाव हैं उन प्रभावों को भी डिस्कस करें और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करें, तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप इसके उपाय और इसके प्रभावों पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ साधारण शब्दों में अगर कहा जाए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन को देखो हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा को लेकर के कुछ ना कुछ काम होने वाला है, मुद्रा की बात होने वाली है, उसके अंदर कहने का स्फीति। स्फीति का मतलब होता है बढ़ जाना। क्या हो रहा है समझते हैं। मुद्रास्फीति को अगर साधारण शब्दों में समझे तो उसका मतलब होता है महंगाई। महंगाई किस प्रकार से है यह समझते हैं। देखो महंगाई कभी भी ना किसी एक वस्तु पे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट के अंदर मुद्रास्फीति आ गई है। ऐसा नहीं होता, यह कदापि संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह तो साधारण बात हो गई। देखो अमूमन हम सभी लोग महंगाई के नाम से मुद्रास्फीति को जानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आम बोलचाल की भाषा में सामान्य जीवन के अंदर मुद्रास्फीति शब्द का ही इस्तेमाल करते हो। सब लगभग लगभग महंगाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर परिभाषा इसके जो कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है वो क्या है। महत्वपूर्ण टर्म्स यह कहते हैं कि वस्तुओं के कीमत के एक सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाना या वस्तुओं की कीमतों का जो स्तर है उसमें लगातार वृद्धि होते रहना मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी कि वस्तुओं की जो कीमत है, एक वस्तुओं की नहीं, मार्केट के अंदर जो अनेक वस्तु हैं, अधिकांश वस्तुओं की कीमतें जब एक साथ बढ़ जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में उस परिस्थिति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे आप यह समझ सकते हैं कि महंगाई जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और वही दूसरी बात क्या है, अधिकांश वस्तुओं का कीमत का जो सामान्य स्तर है वह सामान्य स्तर अब बढ़ गया है। यानी कि अधिकांश वस्तुओं की जो कीमत है वह कीमत है अब बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है। यह बात हो गई मुद्रास्फीति की। लेकिन ये मुद्रास्फीति होती क्यों है, यह भी परेशानी की बात है और उसको समझना भी जरूरी है। भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वह एक व्यक्ति लगातार हर महीने 20,000 रुपये महीना सैलरी कमाता रहे और उसके जो खरीदने की अमूमन जो नॉर्मल वस्तुएं हैं वह सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमत या 18,000 या 15,000 पर बनी रहें और वह उन सभी चीज़ों को, यानी कि किसी के रेट ना बढ़े, ना ही दाल अनाज सब्जी किसी के रेट ना बढ़े, या उसके जो इस्तेमाल की सब्जी जैसे कपड़े शू वगैरह हो गए उनके भी प्राइस ना बढ़े। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उसको जो पे किया जा रहा है वह भी स्थिर रहे और जो वो एक्सपेंड कर रहा है वह भी स्थिर रहे। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, दोनों ही जगह में वृद्धि देखी जाती है। जहां एक और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तियों की इनकम में भी वृद्धि हो ही रही होती है। ऐसा अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा, यह एक बहुत ही बड़ा समस्या का विषय है और इस पर विचार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो तमाम अर्थशास्त्री हैं पूरी दुनिया के, वह लगातार इस प्रश्न पर बहस करते रहते हैं और अलग अलग निष्कर्ष निकाल के देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहस बंद हो गई है, अगर हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं तो अभी भी लगातार बहसें चल रही हैं और जो अर्थशास्त्री हैं वह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि और जो अन्य बातें हैं इससे जुड़ी हुई उनको भी पता लगाया जा सके, उन पर भी वह लोगों की एक राय बन सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, यह जो पूरे के पूरे इसके लेकर के जो रीजन है ना, इन रीजंस को हम दो टर्म्स में पढ़ते हैं। एक टर्म यह है कि 1900 दशक के पहले और दूसरी टर्म होती है 1970 के दशक के बाद। यानी कि 1970 का दशक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1970 के दशक के पहले और 70 के दशक के बाद मुद्रास्फीति के कारणों में, यानी कि जो मुद्रास्फीति क्यों होती है, इस प्रश्न के अंदर अलग अलग अवधारणाएं डेवलप क्यों हुई है समझते हैं। सन 1970 से पहले क्या होता था कि अर्थशास्त्र के मामले में कीन्स के जो विचार हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा
प्रभावशाली रहते थे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी वही माने आते थे। तो 1970 से पहले किसकी बात चल रही है? कीन्स की। कीन्स के जितने भी सिद्धांत हैं वह सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। लेकिन 1970 में क्या हुआ? 1970 के समय एक नई अवधारणा आई। यह अवधारणा थी मुद्रावादी अवधारणा। साथ ही साथ इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि मुद्रावाद की जो है अवधारणा है ना, इसने अपने आप को विकसित करना सन 1945 से ही शुरू कर दिया था। और साथ ही यह जो मुद्रावाद की विचारधारा है, यह विचारधारा कीन्स की विचारधारा के विरोध में आई थी। यानी कहीं ना कहीं यह जो मुद्रावादी लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, यह कीन्स की अवधारणा का खंडन करते हैं और उसके खिलाफ अपने नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को दो अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों अलग सिद्धांतों की वजह से ही हम समय को थोड़ा सा बांट देते हैं। 1970 से पहले जो प्रभावी अवधारणाएं हैं वह कीन्स की है, और 1970 के दशक के बाद मुद्रावादी अवधारणा बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। ठीक है, जिस प्रकार से यह हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे, यानी कि 1970 से पहले 1970 के बाद, उसी प्रकार से इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि इसमें दो तरह के कारण गिनाए जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है जो होगा मुद्रा जनित, और दूसरा कारण बताया जाता है जो होता है लागत जनित। तो इन दोनों कारणों पर भी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि 1970 से दशक से पहले, यानी कि जब कीन्स की अवधारणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो कीन्स की अवधारणा मांग जनित पे क्या कहती थी, और उसका समझेंगे हम कीन्स की अवधारणा लागत जनित पे क्या कहती है। फिर मुद्रावादी को लेंगे हम दोनों पे। तो पहले हम कीन्स की अवधारणा समझते हैं। कीन्स ने क्या बताया? कीन्स ने बताया कि भाई जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है मांग जनित कारण और लागत जनित कारण। तो उसने मांग जनित कारण को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया? उसने यह बताया कि मांग जनित कारण वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों अदा करते हैं? क्योंकि जो वस्तुओं की डिमांड होती है ना, वो हमेशा ही बहुत ज्यादा होती है, और सप्लाई कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाती। सप्लाई कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं की मांग ज्यादा रहती है और वस्तुओं की पूर्ति उसके बराबर नहीं पहुंच पाती, तो पूर्ति हमेशा कम रह पाती है। अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक नियम है, यह है कि हमारे व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था में संसाधन है वह दुर्लभ है, यानी कि वह कभी भी उतने नहीं हो सकते जितनी हमें आवश्यकता है। तो हमारी आवश्यकताओं के बराबर तो उन्होंने कभी होना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक स्थिति अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, और वह यही स्थिति है कि हमेशा ही क्या होगा? पूर्ति ज्यादा होगी और उसकी तुलना में जो उसकी पूर्ति कम होगी, और उसकी तुलना में जो उसकी मांग है वह मांग हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ये ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। तो इस सिद्धांत को लेकर के कीन्स ने बताया कि मांग जनित कारण इस फैक्टर में अपने आप ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अमूमन सरकार जो होती है, सरकार सभी अर्थव्यवस्थाओं में मांग और पूर्ति के जो संयंत्र हैं, व्यवस्था है, इसको पूरी तरह से नियंत्रित करती है, देखती है, और अनिवार्य वस्तुओं को लेकर सभी सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और यह पूरी कोशिश करती हैं कि मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वहीं दूसरी बात लागत जनित है। तो लागत जनित पे कीन्स के क्या विचार है वह समझते हैं। लागत जनित कारण जो कीन्स ने बताया, उसमें कीन्स यह बताते हैं कि यह जो लागत है, लागत की बढ़ने की वजह से वस्तुओं की मांगे बढ़ती हैं। यानी कि क्या होता है कि वस्तुओं की लागत बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। तो लागत से मुद्रास्फीति क्या कनेक्शन आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन करने के लिए उसको खर्च करना पड़ता है, उसको कॉस्ट कहा जाता है, उसको लागत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब क्या हुआ? मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में खर्च हो रहे हैं 5 रुपए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद उस वस्तु पे जो सोर्सेज यूज हो रहे थे, यानी कि संसाधन लगाए जा रहे थे, उन संसाधनों की कीमत बढ़ गई या संसाधन बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कॉस्ट आ रही थी वह कॉस्ट हो गई 8 रुपए की। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब जाहिर सी बात है हम यह देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट ही बढ़ गई है, लागत ही अधिक आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्राइस होगा वह प्राइस अपने आप ही हाइक कर जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इसीलिए ही कॉस्ट को भी जिम्मेदार माना जाता है मुद्रास्फीति के लिए। तो कीन्स ने अपने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, मांग जनित और लागत जनित। मांग जनित सिद्धांत में कीन्स यह बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा ही मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने की वजह से ही मुद्रास्फीति आती है। वही दूसरा कारण इनका लागत जनित है। तो लागत जनित कारण यह बताता है कि वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उसकी जो लागत है, उसकी लागत में वृद्धि हो जाती है, और उसकी लागत में वृद्धि होने के पश्चात वस्तु की मूल्य वृद्धि भी देखने को मिलती है। तो इन्होंने इस प्रकार से इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को प्रूव करा। तो लेकिन क्या हुआ? 1970 के दशक के बाद मुद्रावादी अवधारणा थी बहुत ज्यादा प्रबल हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कीन्स की अवधारणा को खंडन किया, और इन दोनों ही जगहों पर अपनी एक नई स्टेटमेंट लेकर के आए। तो इनकी स्टेटमेंट क्या है वह स्टेटमेंट समझते हैं। मुद्रावादी
मांग जनित कारण को लेकर के यह बताते हैं कि मांग जनित कारण का मुख्य रीजन तो मांग है, लेकिन यहाँ पर यह सप्लाई को रीजन नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर यह रीजन मान रहे हैं क्रय शक्ति का बढ़ जाना। यहाँ पर यह कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो रही है। मांग ज्यादा क्यों हो रही है? मांग ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों की जो क्रय शक्ति है वह बढ़ जाती है। यानी कि वह यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, फिर वह ज्यादा वस्तु खरीदने के लिए सक्षम है। जब वह ज्यादा वस्तु खरीदने के लिए सक्षम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह तो नॉर्मल टर्म है कि सप्लाई तो हमेशा कम रहेगी रहेगी, लेकिन अब उनकी जब क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्षमता बढ़ने की वजह से क्या हो गया है कि मांग और ज्यादा बढ़ गई है और पूर्ति उसकी बराबरी नहीं कर पा रही है। तो यह जो मुख्य रीजन लेते हैं, यह मुख्य रीजन लेते हैं कि व्यक्ति की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही वह यही बताते हैं कि किसी भी तरह से क्रय शक्ति उनकी बढ़ सकती है। हो सकता है उनकी इनकम बढ़ गई हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार ने और अधिक नोट छाप दिए हो जिसकी वजह से ऐसा अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा हो। तो इस प्रकार से यह कई रीजन जिम्मेदार मानते हैं, जिसकी वजह से बताते हैं कि मांग जनित कारण के अंदर जो मुख्य रीजन है वह लोगों की क्रय शक्ति का बढ़ जाना है। लागत जनित कारणों में भी यह क्रय शक्ति को ही जिम्मेदार मानते हैं और क्रय शक्ति को लेकर के ही बात करते हैं। यहाँ भी यही कहते हैं कि जो लागत जनित कारण है उसमें भी यह बताते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और क्रय शक्ति के बढ़ने की वजह से ही यह दोनों चीजें देखने को मिलती है। लागत जनित में क्रय शक्ति कैसे बढ़ रही है? किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए क्या होता है, लागत लगाई जाती है। ठीक है, उत्पादन के अलग अलग जो कारक है वह इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, लागत देखने को मिलती है। जैसे ही लागत बढ़ जाएगी, लागत किस प्रकार से बढ़ सकती है, यहाँ पर यह बताते हैं कि जो वेतन है लोगों का वह वेतन बढ़ जाता है। यानी कि जो वहां पर श्रम लगा हुआ है, श्रम के फलस्वरूप उनको जो भी वेतन दिया जा रहा है उस वेतन में वह वेतन वृद्धि हो जाएगा, वेतन बढ़ जाएगा। और वेतन के बढ़ने के बाद क्या होगा, उनके जो श्रमिक है श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो वह क्या करेंगे, वस्तुओं की कीमतें तो समान ही है, वस्तु की समान कीमत पे यह बताते हैं कि उनका कीमत स्तर समान है, उत्पादन का स्तर समान है, और यह सब समान रहते हुए बस जो लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। इसकी वजह से ही अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। तो आई होप आपको यहाँ तक का यह समझ में आ गया होगा। आपको यह भी समझ में आ गया कि मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है। इसको लेकर के हम अपना विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि हम अर्थशास्त्री नहीं है, ना ही हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया है। यह विशेष लोग होते हैं बहुत ज्यादा जिनकी अवधारणाएं हम लोग पढ़ते हैं और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझते हैं। तो इन लोगों ने बहुत गहरी शोध किया हुआ है इन विषयों पर। चलिए थोड़ा सा अपना रुख आगे कर लेते हैं। आगे की क्लास में हम अब यह समझते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटा है और इसके 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होता है अल्प मुद्रास्फीति, दूसरा होता है अधिक, दूसरा होता है सरपट मुद्रास्फीति, ठीक है, और तीसरा होता है अति मुद्रास्फीति। तो यह 3 मुद्रास्फीति के कारण बताएं। इसके अलावा 2 और भी मुद्रास्फीति मानी जाती हैं। 2 कौन कौन सी है? इनका नाम है गत्यावरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटलनेक, और अगली जो लास्ट मानी जाती है, जो 5वीं मुद्रास्फीति है, यह मर्म मुद्रास्फीति होती है। तो वैसे तो 5 हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से अर्थशास्त्री 3 ही मानते हैं। तो तीनों को पहले समझ लेते हैं। पहली मुद्रास्फीति होती है अल्प मुद्रास्फीति। अल्प मुद्रास्फीति से जो लोग हिंदी से अच्छे से परिचित है वह समझ गए होंगे, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति किस प्रकार से समझेंगे हम, कम कम वाली है, धीरे 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 कैसे होता है। इसको इंग्लिश में लो इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वह बहुत ही लघु तरह से बढ़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा धीरे 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 बढ़ती है। और यह जो प्रोसेस होता है अर्थव्यवस्था के अंदर एक लंबे समय तक बना रहता है। तो क्या देखने में मिल रहा है लघु के अंदर, कि प्रोसेस है जो मुद्रास्फीति होने का, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है। साथ ही यह व्यवस्था, यह परिस्थिति अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से होती है। क्रमिक का मतलब क्या होता है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, यानी कि इस प्रकार का एक क्रम देखने को मिलेगा। धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रो करेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। वैसे तो खैर मैंने ज्यादा बता दिया, 1, 1.5, इसमें से ही बहुत ज्यादा माइनर होता है, कुछ कुछ परसेंट बढ़ते हैं इस वाली स्थिति के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लघु होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो क्रमिक रूप देखा जाता है। साथ ही यह लघु मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक के लिए बनी रहती है। इसमें कहीं ना कहीं जो वस्तु की कीमतें बढ़ती है ना, जो उपभोक्ता होते हैं, जो क्रेता होते हैं, उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही माइनर माइनर से चेंज देखने को मिलते हैं। और वस्तुओं पे नॉर्मल 1 रुपया हो गया, 2 रुपये हो गए, 1.5 रुपये या फिर आधा रुपया हो गया, इस प्रकार से ही कीमतों में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा फर्क नहीं डालता है।
ठीक है। साथ ही साथ दूसरी क्या चीज़ है, लंबी अवधि तक। मैं बता चुका हूँ कि लंबी अवधि तक अर्थव्यवस्था बनी रहती है यह स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार से यह देखने को मिलती है। और साथ ही इसमें एक मुख्य चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन होता है ना, वह इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में होता है। सिंगल डिजिट यानी कि 1 से 9 के बीच में, वह डिजिट डबल नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इसकी जो गति होती है वह बहुत ज़्यादा धीरे होती है, ठीक है। तो आई होप आपको यह चीज़ यह जो अल्प मुद्रास्फीति थी यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली समझते हैं। अगली हमारी जो मुद्रास्फीति पर सरपट है, हिंदी में सरपट कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको गोलोपिंग इन्फ्लेशन। तो सरपट का मतलब क्या होता है, सरपट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलना, तेज चलना होता है, ठीक है। बहुत सारी अर्थ, हम बहुत सारी टर्म्स हिंदी में यूज करते हैं और हिंदी में हम बहुत सारी जगहों पर सरपट वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर इसके और टर्म समझे जाए तो उसको ना उछाल कूद स्फीति, उछाल स्फीति, दौड़ती स्फीति, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। तो आप सरपट स्फीति के अंदर कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन को भी डाल सकते हैं और आप यहाँ पे उछाल कूद, उछाल या फिर दौड़ना, इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सरपट मुद्रास्फीति की बात हम कर रहे हैं। दूसरा प्रकार है मुद्रास्फीति के प्रकारों के अंदर, इसके अंदर स्थिति क्या होती है, थोड़ी सी और अलग हो जाएगी। लेवल थोड़ा सा अप कर लेते हैं पिछले वाले कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो अंक होंगे यह दोहरे या तिहरे संख्या में होंगे, यानी कि या तो जो वर्ड होंगे वह 10 से 99 के बीच होंगे या फिर वह 100 से 999 के बीच में होंगे। तो मुद्रास्फीति किस प्रकार देखने को मिलेगी इसमें, या तो 10 से 999 के बीच, 10 से 99 के बीच, या फिर 100 से 999 के बीच। यह दोहरी संख्या है, यह त्रिज संख्या है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अगर हम पिछले वाले से कंपैरिजन करें, अल्प मुद्रास्फीति से कंपैरिजन करें, तो कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है और बहुत तेजी से वस्तुओं की कीमतों में हमें चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ तो यह होता है, साथ ही साथ क्या बता रहे हैं, तीव्र गति से यहाँ पर यह फर्क देखने को मिलता है। ऐसी कई बार होता आता है अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिति, तो जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। बताया जाता है कि यानी कि 20वीं शताब्दी के अंदर, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों के अंदर इस प्रकार की जो यह स्थिति थी, यह दक्षिणी अफ्रीकी देशों के अंदर, यानी कि जैसे कि ब्राजील वगैरह हो गए, चिली वगैरह हो गए, उन देशों में देखने को मिली थी अमूमन यह स्थिति उस समय, ठीक है। तो उस प्रकार की मुद्रास्फीति को ये नाम दिया गया है सरपट मुद्रास्फीति, जिसके अंदर जो हमें वर्ड्स अंक होते हैं यह हमें डबल या 3 डिजिट में देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे जो देश हैं वह इस प्रकार की स्थिति से भुगत भी चुके हैं। तो अगली बात कर लेते हैं हमारी अति मुद्रास्फीति की। अति को आप समझते हैं, अति बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंग्लिश में हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। हिंदी में अति मुद्रास्फीति, इंग्लिश में हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया। तो ये बहुत ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर होगी यह अरब या खरबों में गिनी जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा डिजिट है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है अपने आप में, इसलिए इसको अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। यहाँ पर मुद्रास्फीति जो है यह अरब या खरब के अंदर गिनी जाती है, जो वार्षिक मुद्रास्फीति यहाँ देखी जाती है। अब आप यह सोचेंगे मजाक हो रहा है, इस प्रकार का तो कभी हो नहीं सकता। देखो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। इस प्रकार की स्थिति जर्मनी के साथ देखने को मिली थी सन 1923 के अंदर। सन 1923 में जर्मनी के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट वहां पे नोटिस किया गया था, वह इन्फ्लेशन रेट 36 अरब गुना ज्यादा माना गया था। 36 अरब अपने आप में बहुत ज्यादा अंक है। तो जर्मनी के अंदर सन 1923 के अंदर यह घटना देखने को मिली थी। क्यों देखने को मिली थी, रीजन इसका यह था, थोड़ा चलो अब हिस्ट्री में चल लेते हैं। सर दरअसल क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद 1919 के अंदर क्या हुआ था, वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई में पूरे के पूरे प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। जर्मनी की बहुत सारी जमीन थी, इससे छीन ली गई थी। साथ ही पूरे के पूरे युद्ध में जितने भी देश थे उनको जो भी क्षति हुई थी, उन सभी की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी जर्मनी को ही दे दी गई थी और कहा था कि आपको ही इसकी पूर्ति अब करनी है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था किसी अर्थव्यवस्था में देखी जाएगी तो उसकी वजह से ही ऐसे परिणाम सामने आते हैं। तो यहाँ पर 36 अरब गुना मुद्रास्फीति हो गई थी। और यहाँ पे यहाँ की जो मुद्रा थी ना जर्मनी की, जब इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है ना, तो ऐसी मुद्रास्फीति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी मुद्रा होती है उस देश की, तो उसके महत्व में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो ऐसी स्थिति जर्मनी में भी देखने को मिली थी। और जर्मनी में क्या हुआ था कि जर्मनी की जो मुद्रा थी ना, वहां के लोग जर्मनी की मुद्रा का इस्तेमाल वहां के चूल्हे जलाने के लिए कर रहे थे, यानी कि वहां पर जर्मनी की मुद्रा से वहां का खाना बनाया जाता था। और लोग क्या करते हैं, लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब क्या होता है, मुद्रा का महत्व बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मुद्रा का महत्व गिर जाता है, तो लोग सब्स्टिट्यूट के रूप में वहां पे सोना, चांदी या अन्य इस प्रकार की जो और चीजें होती है मूल्यवान, उनका इस्तेमाल करते हैं अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए। तो ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था, ऐसी जो यह स्थिति थी अति मुद्रास्फीति को लेकर के, यह जर्मनी में देखी गई थी किसी समय आप समझ गए हैं, जब वर्साई की संधि के बाद 1923 में ऐसा देखने को मिला था। केवल जर्मनी ही ऐसा देश नहीं है जो इस परिस्थिति
स्थिति से जूझ के आया हो। सन 1985 के अंदर बोलीविया में भी यह स्थिति देखी गई थी और वहां जो इन्फ्लेशन रेट था वह 24 अरब गुना था। बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बोलीविया में भी ऐसा हुआ है, यूगोस्लाविया में भी ऐसा हुआ था सन 1993 के लगभग में। तो 1985 में बोलीविया में हुआ, 93 में यूगोस्लाविया में भी इस प्रकार की स्थिति आई। तो यह वह स्थितियां हैं जो अब तक देश भुगत चुके हैं, कई देशों में ऐसा हो चुका है, शायद उसकी वजह से ही यह टर्म हम आज पढ़ पा रहे हैं। तो यह तीन महत्वपूर्ण प्रकार थे मुद्रास्फीति के। इसके अलावा चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं गत्यावरोध या मार्गावरोध, ठीक है ना। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में तो उसको देखो बॉटल नेक कहते हैं, हिंदी में इसको गत्यावरोध या मार्गावरोध कह रहे हैं। इसको क्यों कहते हैं? देखो क्या होता है कि कभी भी जब हम बॉटल को देखते हैं, इसको बॉटल नेक नाम दिया गया। बॉटल नेक नाम क्यों दिया गया? मान लीजिए अगर बॉटल की नेक के बॉटल में जो भी पानी होगा तो उसको एकदम सडनली पलट दे तो फिर भी क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। वो बहुत धीरे धीरे क्यों निकलता है? वो धीरे धीरे इसलिए निकलता है क्योंकि बॉटल का नेक जो होता है वो कहीं ना कहीं इसको रोक रहा होता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम मार्गावरोध दिया गया। केवल निकालने में ही नहीं बल्कि अगर हम उसको पानी डालना चाहें उसके अंदर तो डालने की स्थिति में भी यह देखा जाता है। जब हम पानी उसमें भरते हैं तो भी बॉटल नेक कहीं ना कहीं रुकावट बनता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कब देखने आती है? ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था में आती है। और मार्गावरोध मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में जब देखने को मिलती है जब आपूर्ति के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ जाए, यानी कि जो पूर्ति होनी है वह पूर्ति अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाए। लेकिन मांग तो कभी भी नहीं गिरती है अर्थव्यवस्था के अंदर, यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण नियम है। लेकिन पूर्ति गिर गई। पूर्ति बहुत सारे कारणों से गिर सकती है, जैसे कि स्ट्रक्चर की वजह से। जो व्यवस्था है पूर्ति करने वाली, उस पूर्ति की व्यवस्था के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, जिसकी वजह से पूर्ति नहीं हो पा रही, उत्पादन प्रभावित हो गया है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से भी इसको इस प्रकार से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो संरचना होती है, जो व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं वह प्रभावित होती है। उसके प्रभावित होने की वजह से ही यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। जब कभी भी आपूर्ति अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाती है, ऐसा तब देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। और वहीं इसके अलावा एक अन्य जो लास्ट टर्म है मुद्रास्फीति के कार्य, मुद्रास्फीति के प्रकार में, उसको मर्म मुद्रास्फीति कहा था। मर्म का आप नाम समझ पा रहे हो, कोर मुद्रास्फीति है। कोर मुद्रास्फीति की टर्म पहले अर्थव्यवस्था में नहीं होती थी, लेकिन देखने को कब मिली? जब 1990 के दरमियान पूर्वी जो देश, पश्चिमी जो देश थे, 1990 में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस प्रकार की एक व्यवस्था अपनाई गई। इन लोगों ने क्या करा, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने ऊर्जा के सामान और जो खाने पीने का सामान होता है उस सामान को उन्होंने साइड कर दिया, यानी कि मुद्रास्फीति में उन्होंने उसको काउंट ही नहीं किया और उन ऊर्जा के सामानों को और खाने पीने सामानों को उन्होंने एक तरफ रख करके बाकी अर्थव्यवस्था के जितने भी सामान होते हैं उन सभी सामानों को ध्यान में रखते हुए यह देखा कि हमारे देश में मुद्रास्फीति कितनी है। तो जब अगर कभी भी हम मुद्रास्फीति की दर नाप रहे हैं और उस दर को नापते समय हम ऊर्जा के सामानों को और खाने पीने के सामानों को हम उससे हटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रेट आता है उसे हम मर्म मुद्रास्फीति देते हैं, कहते हैं। यह काम भारत ने भी किया। भारत ने भी सन 2001 में इस मुद्रास्फीति का ट्रायल किया। और भारत ने जब यह मुद्रास्फीति का ट्रायल किया उस समय भारत ने भी सेम काम करा, ऊर्जा और खाने पीने के सामानों को निकाल दिया और उसके बाद ये मुद्रास्फीति ट्राई करी। उसके बाद भारत में स्टेटमेंट यह देखने को मिली थी कि भारत के अंदर जो मर्म मुद्रास्फीति है वह बहुत ज्यादा ही सामान्य है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम वेस्ट और ईस्ट का कंपैरिजन करें और बाकियों के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया को लेकर चलें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ लोगों के लिए खाने पीने की चीजें और ऊर्जा कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, उनकी पहुंच लोगों तक बहुत ज्यादा आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर हम भारत के टर्म में इस चीज को देखें तो भारत के अंदर तो शायद खाने पीने की चीजें और जो ऊर्जा की वस्तुएं होती हैं यह कहीं ना कहीं एक संघर्ष का विषय हमेशा ही बना रहता है। और कुछ वर्ग तो समाज के साथ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे परिस्थितियों के अंदर रात में खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के टर्म में यह मर्म मुद्रास्फीति कॉन्सेप्ट जो है, कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से सटीक और ठीक नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपने अच्छे से समझी होगी, आपको मुद्रास्फीति के जो यह प्रकार हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे अगर आप फीडबैक देते हैं अच्छा सा तो ऐसी स्थिति में हम इसके प्रभावों को भी समझाएंगे। साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इसको सुधारने के लिए क्या क्या उपाय अर्थव्यवस्था में अपनाए जाते हैं और अपनाए जाने चाहिए जिनसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। बाकी आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं, क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। अब नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक यह वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचाते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।